हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन। अब आज अपने एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आपके एमएसएन सेकेंड का जो ईएनटी जो चैप्टर है उसके अंदर से एक टॉपिक है। ओटाइटिस मीडिया, पहले इसको वर्ड से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 3 वर्ड मेनली जो है इसके अंदर लिए हुए हैं। आपने एमएसएन फर्स्ट जब पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर, उस टाइम पर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ओटालजिया। तो उसके अंदर आपको ओटालजिया के बारे में बताया गया था। जो ओटा वर्ड जो है वो ईयर से रिलेटेड है और एल्जिया जो पीछे लग गया उसका मतलब होता है पेन। तो यहाँ पे भी एक ओटा वर्ड लगा हुआ है। ओटी का मतलब होता है ईयर, वही सेम वहाँ वाला ईयर आ गया। आइटिस का मतलब आपको जब इन्फ्लामेशन जब पढ़ाया गया था तो उस टाइम पे सब डिजीज़, जो भी डिजीज़ हो रही थी इन्फ्लामेशन वाली, उनके पीछे आइटिस लग रहा था। तो आइटिस वहाँ से आ गया इन्फ्लामेशन। और बचा मीडिया। मीडिया क्या होता है? जैसे तो मीडिया वर्ड जो आ रहा है वो मिडिल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है मिडिल वर्ड, मिडिल यहाँ पे लिख सकते हैं अपने। तो क्या हो गया, जो नेम लेटर है उसी से समझ में आ रहा है कि ईयर की डिजीज है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और मिडिल में है। यानी ईयर के 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली आपको पता है, एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा ईयर के 3 पार्ट होते हैं। तो आपको एक इमेज दिखाता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो इमेज है इसके अंदर ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये है मिडिल ईयर, और ये जो इधर जो दिख रहा है वो है आपका आउटर ईयर, और फिर जो ये इनर साइड में बच गई है इनर ईयर। अब उन दोनों के बीच में सेपरेशन कौन कर रहा है मिडिल ईयर और आउटर ईयर के अंदर? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। याद रखना, ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम क्या होती है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ एक बार। ईयर ड्रम, ड्रम जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है ढोल। जैसे मान लो ये ढोल है, दिख रहा है, ये ढोल है, ये हो गया ढोल। इधर से किसी ने मारा, जैसे यहाँ पे किसी ने मारा, अब वो ढोल जो बजाते हैं वो इधर से मारते हैं, ऐसे साइड से मारते हैं इसको, तो इसके अंदर आवाज़ गई। इसके अंदर जो बनना था वो बना। अब ये उसकी स्ट्रक्चर ही इस तरह की बनी हुई होती है, जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस करती है, एक आवाज़ है वो अच्छी लगती है। तो उसी हिसाब से अपने ईयर के जो मिडिल पार्ट जो होता है उसके अंदर भी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। किस तरह की होती है? वहाँ पर 3 बोन प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तीनों आपको समझ में, जो वहाँ पे तो फिर स्ट्रक्चर इस तरह की बनी हुई थी। वहाँ पे उसने ये वो जो वॉइस है वो प्रोड्यूस कर दी, फिर आगे वहाँ पे जो है वो निकाल दी, आगे की साइड में निकल गई। तो ये हो गया इनर ईयर, ये हो गया मिडल ईयर, ये हो गया आउटर ईयर। आउटर ईयर में मारा, अंदर जो है वो फंक्शनलिटी हुई, और उसके बाद में जो है वो वॉइस है वो आगे निकल गई। वहाँ पे सेंसेशंस है वो नर्व जो प्रेजेंट है वहाँ पे, ऑडिटरी नर्व जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो लेकर के ब्रेन के पास चली गई। ये हो गया ब्रेन। ब्रेन ने कोरिलेट करके बताया कि वो बात जो वो किस चीज़ की है। तो डोल में भी यही होता है, इधर से मारा, बीच में जो क्रियाविधि होनी थी वो हुई और आवाज़ निकली, अपने को सुनाई दी। तो यही चीज़ है इसके अंदर भी। तो ये आपको समझ में आ गया। एयर ड्रम क्या होता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं वो होता है एयर ड्रम। तो जब आप इसको पढ़ रहे होते हो ना, जब नेम लेटर को आप क्लियर करते हो उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वैसे एमएसएन के अंदर बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, पर उनके अंदर जब आप इसके कोई एक पर्टिकुलर नाम आपको दिया जाता है डिजीज़ का, तो उस डिजीज़ के नाम को आप अगर समझ लेते हो ना, तो एमएसएन की उन डिजीज़ में से आप जो डिजीज़ पढ़ रहे हो 50% आपकी क्लियर हो जाती है। कैसे? जैसे एमएसएन के अंदर बहुत सारी डिजीज़ है, वैसे आपको एक कोई नाम दे दे, आपको पता ही नहीं है उस नाम के बारे में, तो आप किस सिस्टम पे जाओगे? पहले ये सोचो कि अगर उस डिजीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप किस सिस्टम पे जाओगे, कौन से सिस्टम से रिलेट करोगे उस डिजीज़ को, किस सिस्टम से पढ़ोगे उस डिजीज़ को। जैसे आपको नाम से अगर आपको पता चल जाता है, जैसे मैंने बताया ओटा वर्ड ईयर, आप डायरेक्ट ईयर पे आ गए, आइटिस लगा दिया, इन्फ्लामेशन, ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन वाली डिजीज़। किस पार्ट के अंदर? मिडिल ईयर के अंदर। वहाँ पे जो है कुछ आपकी मेनियस डिजीज़ भी आएगी जो इनर ईयर के अंदर प्रॉब्लम कर रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे मीडिया लगा दिया ताकि वो अपने मिडिल पे आ जाएं, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन का काम ये होता है उन डिजीजेस में से निकाल के एक पर्टिकुलर सिस्टम पे आ जाना, सिस्टम के अंदर ऑर्गन पे आ जाना, और ऑर्गन के अंदर पर्टिकुलर पार्ट पे आ जाना, ताकि अपने लिए ईजी हो जाए उस डिजीज़ को समझना। तो 50% अपनी डिजीज़ क्लियर होगी कि ईयर के मिडिल पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होने वाला है। इंट्रोडक्शन अपना क्लियर हो गया। इट इज़ एन अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडिल ईयर। जाहिर सी बात है इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन किस वजह से होगा? जैसे कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है बॉडी के अंदर, या कोई इंजुरी होती है, या वहाँ पे कोई ट्रॉमा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है वो कलेक्ट होती है, अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम दिखाती है, अपना इम्यून रेस्पॉन्स है वो शो करती है। तो वहाँ पे जो है फ्लूइड कलेक्शन होता है, तो वो किसको लीड करता है? इन्फ्लामेशन को। तो ये लाइन तो अपनी क्लियर होगी। मिडिल ईयर मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ एन स्पेस बिटवीन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड
इनर ईयर, तो बताया मैंने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं, और इनर ईयर इधर का जो पार्ट हो गया वो इनर ईयर हो गया। यह जो बीच में पार्ट है इसको बोलते हैं मिडल ईयर, और ये हो गया अपना बाहर का आउटर ईयर। समझ में आ रहा है? मिडल ईयर के अंदर जो है मेलियस इनकस्टेपिस बोन प्रेजेंट होती है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने डेफिनेशन की। इंट्रोडक्शन क्या बताता है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन क्या बताता है। इंट्रोडक्शन ये बताता है किसी पर्टिकुलर डिजीज को सिस्टम पे ले आना, सिस्टम से ऑर्गन पे ले आना, ऑर्गन से पर्टिकुलर पार्ट पे ले आना, 50% डिजीज क्लियर। अब रहती है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद में डिजीज होती है वो 90% क्लियर। अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर caused by entrance of pathogenic microorganism get leads to accumulation of fluid। मतलब इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन किस वजह से होगा वो बताता है डेफिनेशन। आप अपने डिजीज़ पढ़ रहे हैं, इन्फ्लामेशन की डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो किस वजह से होगा वो वहाँ पे डेफिनेशन बताती है, और किस चीज़ को आगे वो कॉज कर देगा, कौन से साइन सिम्टम आगे वो क्रिएट करवाएगा, तो वो चीज़ पढ़ते हैं अपने डेफिनेशन के अंदर। ये पढ़ने के बाद में डिजीज 90% क्लियर। इन्फ्लामेशन होगा मिडल ईयर का, किसकी वजह से, क्या कौन कॉज कर रहा है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, जो भी है ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं उनकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ। जब वो ईयर के अंदर एंटर करते हैं, चाहे वो आउटर इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ईयर के अंदर एंटर करें या कोई रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज होती है ज़्यादा, उनकी वजह से भी जो है ईयर की डिजीज़ होने की संभावना हो जाती है। मोस्ट कॉमन एक डिजीज़ है साइनोसाइटिस नाम से करके एक डिजीज़ आएगी आपको, साइनोसाइटिस इस नाम से करके एक डिजीज़ आएगी, जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी की वो डिजीजेज होती है कुछ एक डिजीजेज, क्योंकि ये साइनोसाइटिस एक साइनस प्रेजेंट होते हैं अपने नेजल कैविटी के पीछे की साइड में, और वो ईयर की जो मिडिल ईयर होता है उसके जस्ट आसपास में होते हैं, दोनों कोरिलेट करते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने में ये देरी नहीं करता, तुरंत मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन, ये लो इन्फेक्शन फैला दिया उधर भी। और कुछ एक जो है जो अपने कोच पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड किस वजह से, बाद में उसने पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स शो किया, शो होने के बाद में गेट लीड्स टू अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होगा। फ्लूइड कलेक्ट किस लिए होगा, उस बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए। अब वो अगर जैसे मार दिया, उसको किल कर दिया, तो वो प्रॉब्लम कैसी हो गई, छोटी थी, थोड़े टाइम के लिए थी, तो वो एक्यूट हो गई। अब टाइप भी अपने साथ साथ में क्लियर कर लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए हुई यानी एक्यूट हो गई, सही हो गई। अब एक्यूट वाली सही हो गई, बाद में दोबारा हो रही है, जैसे मान लो महीने में 2-3 बार हो गई, फिर और हो गई, कंटिन्यू ऐसे साल 1.5 साल चल रही है, तो वो किस में चलेगी, क्रोनिक के अंदर। अब बच्चा तीसरा, ये बीच में जो लिखा हुआ सीरस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों भी पढ़ेंगे, साथ साथ में तीनों को एक एक क्लियर करवाते हैं। और एक जो मेन पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, ओटाइटिस मीडिया जो होता है मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है, बच्चों में, चिल्ड्रन में मोस्टली। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि शुरू में बता देता आप भूल जाते, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ है वो अब याद रहेगी, डिजीज़ को समझने के बाद में अब आपको वो है याद रहेगी। चिल्ड्रंस, आपने अपने जो सभी है मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने गांवों में देखा होगा, मतलब गांवों में क्या, अगर शहरों में भी किसी का कोई रहता है तो उन्होंने भी देखा होगा, छोटे बच्चे जो होता है उनके कान से है वो कुछ फ्लूइड वगैरह सिक्रेशन होता ही रहता है। तो आम छोटे बच्चों के अंदर, मोस्ट ऑफ बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वो चीज़ क्या होती है, यही होती है, ओटाइटिस मीडिया हो गई, मेनियर्स डिजीज़ यानी इनर ईयर का इन्फ्लेमेशन हो गया। तो ईयर की जो कोई 1-2 डिजीजेज होती हैं, उन डिजीज़ की वजह से वो फ्लूइड है वो निकलता रहता है। तो अपने इन टाइप को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब अपने बात करते हैं टाइप्स के ऊपर, टाइप्स को थोड़ा डीपली समझते हैं उन 3 टाइप्स को। तो पहला मैंने बताया था आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो पहले इसके अंदर लिखा हो उससे समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ अ मिडल ईयर यूजुअली लास्ट इन लेस देन 6 वीक। तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का। एक्यूट इन्फेक्शन कितना एक्यूट है, 6 वीक के लिए। लास्ट देन मतलब इससे ज़्यादा, 6 वीक से ज़्यादा अगर वो रहता है तो फिर वो क्रोनिक कंडीशन के अंदर चला जाता है। उससे अगर कम है और उसके अंदर वो ट्रीट हो रहा है, 6 वीक के अंदर वो ट्रीट हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। वही बात, छोटा सा इन्फेक्शन होगा या कोई ट्रॉमा इंजरी होगा, उसकी वजह से मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज निकलेंगे,
और वो जो है 6 वीक तक रहेगा। 6 वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाता है तो वो एक्यूट के अंदर, वरना वो क्रॉनिक के अंदर कंसिडर कर दिया जाएगा। दूसरा होता है सीरस ओटाइटिस मीडिया। सीरस ओटाइटिस मीडिया इट इज़ एन एक्युमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन अ मिडल ईयर विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन बट फ्लूइड रिजल्ट फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेशर इन अ मिडल ईयर कॉज्ड बाय यूस्टेकियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर कुछ वर्ड है वो आपके लिए आ रहे हैं, विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन और फ्लूइड रिजल्ट नेगेटिव प्रेशर मिडिल ईयर बाय यूस्टेकियन ट्यूब। तो पहले एक यूस्टेकियन ट्यूब होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, जब ईयर की एनाटॉमी पढ़ी है उसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर एक ट्यूब होती है जो अपने थ्रोट जो माउथ के अंदर है ओपनिंग बनाती है, उसे बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। इसका काम क्या होता है? मोस्ट ऑफ आपने कोई मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह देखी होगी आपने, और या आपकी लाइफ के अंदर भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जैसे ज़ोर का धमाका हुआ है या कोई कार या बस एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पे जो है माउथ है वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन रह जाता है। तो वो किस वजह से होता है? जो ये यूस्टेकियन ट्यूब्स होती है वो मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर बैलेंस का काम करती है। प्रेशर बैलेंस का काम किस तरह से करती है? वहाँ पे बहुत तेज़ वो वॉइस आई, जैसे वो कोई एक्सीडेंट हुआ या बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोजन वगैरह कुछ हुआ, मूवीज़ वगैरह के अंदर मोस्टली देखने को मिलता ही है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो वहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो उस जो वॉइस उसके अंदर आई तो ईयर ने जितनी वॉइस जो लेनी थी वो तो ले ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अंदर जनरेट हुआ तो उस प्रेशर को उसने यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू है वो रिलीज़ कर दिया थ्रोट के अंदर, और इस वजह से अपना मुँह है वो खुला रह जाता है। तो ये समझ में आया आपको? और इसके अंदर लिखा हुआ विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन तो होगा, पर अक्यूमुलेशन जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से नहीं होगा। एक्यूट इन्फेक्शन जो था ऊपर, इसके अंदर क्या होता था, कोई इन्फेक्शन हुआ और 6 वीक तक वो इन्फेक्शन ठहरा तो उस वजह से वो ठीक हो गया, तो उसके अंदर एक एक्टिव इन्फेक्शन हो रहा था। पर इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फ्लूइड अक्यूमुलेशन किस वजह से हो रहा है? तो वहाँ पे कुछ सेल्स होती है उनके अंदर, जैसे मान लो कि ईयर के अंदर मिडिल ईयर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन करती है, या वहाँ पे जो है ब्लड वगैरह का अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है तो उस टाइम पे जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे अपना जो है वो फ्लूइड है वो ला करके डालती है और जो ब्लड सेल्स है वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होती है। पर इस टाइम पे इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्रेशर इन मिडिल ईयर कोज्ड बाय, क्या करता है? नेगेटिव प्रेशर कोज्ड करता है किस चीज़ के ब्लॉक होने की वजह से? यूस्टेकियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। वो जो यूस्टेकियन ट्यूब जो मैंने अभी आपको बताई है, वो यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यानी ब्लॉक हो जाती है, किसी भी रीज़न से होती है, चाहे वो कुछ भी रीज़न उसके अंदर रहा हो, चाहे उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वो वहाँ पे जो प्रेशर मेंटेनेंस का काम कर रही थी, मैंने पहले बताया, तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया मिडिल ईयर के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ पे सेल्स जो थी उनको ये समझ में आया कि अभी यहाँ पे जो है प्रेशर है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन सेल्स ने क्या किया, वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ वहाँ पे किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे ये भी ईयर को पता लगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, क्योंकि एक्यूट के अंदर इन्फेक्शन होने पे क्या हो रहा था, वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा था, या ट्रॉमा इंजरी तो नहीं हो गई है, तो उस वजह से वहाँ पे फ्लूइड का अक्यूमुलेशन तो हो गया पर कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। वो प्रॉब्लम किस वजह से आई है? यूस्टेकियन ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे मिडिल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे वो जो दबाव है वो ईयर को डैमेज भी कर सकता है। तो सीरस ओटाइटिस मीडिया, इसका दूसरा नाम होता है ओटाइटिस मीडिया बाय इफ्यूजन यानी फ्लूइड अक्यूमुलेशन। तो तीसरा यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है वो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक का मैंने पहले बता दिया, जो ये एक्यूट है, अगर 6 वीक तक नहीं ट्रीट होता है उसके बाद में अगर दोबारा होता है या 6 वीक से ज़्यादा लंबा चलता है तो वो क्रोनिक के अंदर चला जाता है। इट इज़ ए रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। 6 वीक वाला अगर सही भी हो गया, 6 वीक वाला अगर सही भी हो गया और फिर वो दोबारा हो रहा है, फिर वो सही हो गया, फिर वो दोबारा हो रहा है, तो फिर वो क्रोनिक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो इन्फेक्शन तो प्रेजेंट है पर अपने जैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी वजह से वो साइन एंड सिम्टम है वो जो है डिप्रेस हो जाता है, इस वजह से पता नहीं चलता, वरना वो जो है वो 6 वीक वाला कंटिन्यू ही रहता है, तब वो क्रोनिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जैसे इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी। इरिवर्सिबल यानी जो वापस ना हो सके सही, टिश्यू और पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज। तो
तो इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी का मतलब हो गया वहाँ पे जो है फ्लूइड अक्यूमुलेट लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से वहाँ के टिश्यू और सेल्स है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएंगे, वापस रिकवर नहीं हो सकते। इसका मतलब वहाँ पे जो है ये अगर क्रोनिक के अंदर हो जाए ओटाइटिस मीडिया, बच्चों के अंदर मोस्टली एक्यूट ही देखने को मिलता है, कुछ एक के अंदर क्रोनिक होता है, पर वो कंडीशन इतनी घातक नहीं होती कि वो जो है परमानेंट हियरिंग लॉस को भी है वो अफेक्ट कर सके। तो उनके अंदर जो है इरिवर्सिबल टिश्यू पैथोलॉजी होगी, इसका मतलब वहाँ पे सेल्स या टिश्यू डैमेज हो गई, तो इससे है वो परमानेंट जो है वो जो हियरिंग लॉस है वो भी हो सकता है, या पार्शियली हियरिंग लॉस तो है वो एक्यूट के अंदर भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, तो वही से वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगी। तो पार्शियली का मतलब क्या हो गया, पार्शियली नहीं, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे क्या होता है हियरिंग लॉस हो जाती है, या तो ऊंचा सुनाई देता है यानी कम सुनाई देता है, उसको ज़ोर से बोलना पड़ता है तब सुनाई देता है, या कुछ दिन के लिए है वो परमानेंट ही वो ब्लॉक हो जाती है हियरिंग, उसको सुनाई नहीं देता। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मैंने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको पहले बता दिया, उसका परफोरेशन होता है, मतलब परफोरेशन का मतलब होता है छन्ना ऐसे एक वर्ड है छन्ना, एक चालनी देखी आपने, छालनी, कुछ भी मतलब चाय छानने के लिए, आटा छानने के लिए कोई चालनी होते हैं, उस तरह से उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। वैसे ही इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो मैंने बताया, ड्रम जो होता है, ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं, उसकी तरह इसके अंदर जो चालने की तरह इसके अंदर भी छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उनसे वो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्रोनिक के अंदर ये कंडीशन में मेनली देखने को मिलती है। तो परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, उनके अंदर से है वो फ्लूइड निकलता रहता है। तो ये होगी तीनों टाइप्स की बात, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब इनके कोजेज की बात कर लेते हैं, ये तीनों टाइप्स के बाद में अपने कोजेज पढ़ते हैं। अभी अपने कोजेज और इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। कोजेज और इटियोलॉजी के अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। पैथोजेनिक इन्फेक्शन जो है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के अंदर दोनों के अंदर आया था। पैथोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया कोई बैक्टीरिया की वजह से, कोई वायरस की वजह से, कोई फंगाई की वजह से, और कोई जो है कोई डिजीज़ हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हो रही है, मैंने जो पहले आपको बताया था रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ मैंने आपको बताई थी साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से मोस्टली यही वो जो है ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस, यानी किसी को कोई चीज़ की एलर्जी है, किसी को होती है रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती है, किसी को एयर के अंदर एलर्जीज होती है, किसी को आइज़ के अंदर एलर्जी होती है, किसी को थ्रोट के अंदर एलर्जी होती है। तो उस हिसाब से ईयर के अंदर कोई टाइप की एलर्जी हो गई, किसी को कोई केमिकल से एलर्जी है, किसी को जो है एयर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, किसी को डस्ट वगैरह अगर ईयर में चली जाती है तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। और रेडिएशनल थेरेपी का मतलब हो गया कोई एक्सरे वगैरह करवाते हैं अपने, कोई ईसीजी वगैरह, ईसीजी का नहीं होता सॉरी, ईसीजी में रेडिएशनल थेरेपी नहीं होता। जो एक्सरे होता है वो मेनली कोई एक्सरे को देख सकते हैं, जैसे हेड का या स्कल का कोई एक्सरे करवा रहे हो, इस टाइम पे जो है वो ईयर की जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वगैरह वो अफेक्टेड हो जाती है, या मिडिल ईयर की सेल्स वगैरह अफेक्टेड हो जाती है, तो उस वजह से रेडिएशनल थेरेपी की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है ट्यूमर यानी एक तो कैंसरियस ट्यूमर होता है और एक नॉर्मल ट्यूमर भी होता है। दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर होते हैं, दो टाइप के। तो जो ये ट्यूमर जो होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूमर है वो अगर लॉन्ग टाइम पे रहता है वहाँ पे तो इन्फेक्शन कोज कर सकता है, और इन्फेक्शन कोज होने की वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। प्रेशर चेंजिंग इन ईयर, इसको बोलते हैं बेरोट्रोमा। बेरोट्रोमा का मतलब होता है प्रेशर चेंजेज इन ईयर। प्रेशर चेंजेज मैंने पहले बताया कि जब कोई एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो ईयर के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उससे क्या वो प्रेशर चेंज हुआ। उसी टाइम पे अगर यूस्टेकियन ट्यूब जो थी मैंने आपको बताया, यूस्टेकियन ट्यूब अगर ऑब्स्ट्रक्ट है और उस टाइम पे बहुत सारी तेज़ आवाज़ अगर कान के अंदर आई है, ईयर के अंदर एंटर हुई है, तो वो क्या करती है, पूरा ईयर है वो इसको है वो इतना वो झेल नहीं पाता है, या मतलब उसको, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके अंदर इंजरीज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो एक ट्रॉमा का जो है टाइप हो गया। दूसरा होता है ट्रॉमा और इंजरी। नॉर्मल ट्रॉमा होता है और नॉर्मल इंजरी, जैसे आरटीए वगैरह देखा होगा आपने, आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ईयर के मिडल ईयर डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है, उसे ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी कोजेज की बात। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अब बात कर लेते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपने खुद कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि साइन एंड सिम्टम कौन कौन से अक्कर हो गए। तो पहली बात तो ये है कि उसके अंदर इन्फेक्शन एंटर हो रहा है, कोई इन्फेक्शन एंटर हो रहा है, कोई चीज़ वहाँ पे पैथोजन एंटर हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो पहली चीज़ लिख दो वहाँ पे इन्फ्लामेशन।
तो पहला साइन एंड सिम्टम अपने पास में क्या आ गया, कोई भी वहाँ पे पैथोजन एंटर हुआ, एंटर होने से पहले अपने को कुछ पता नहीं चला, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया। दूसरा चीज़ वहाँ पे क्या होगा, फीवर आएगा। अब कोई बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है, फीवर भी आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अब ईयर के अंदर हो रहा है, इतना काम ताम जाम हो गया तो क्या होगा, पेन भी होगा, पेन होगा। और अगर एक्यूट टाइप का जो है इन्फ्लामेशन हुआ तो उसके अंदर क्या होगा, पार्शियली हियरिंग लॉस हो गई। अब क्या हो गया, वहाँ पे खूब सारा वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया, हियरिंग लॉस हो गई। तो उसके बाद में वो फ्लूइड क्या करेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेशन करवाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर छेद करवाएगा और वहाँ से वो फ्लूइड क्या है, वो डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलेगा। तो क्या हो गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। साइन एंड सिम्टम खुद बनाओ। अब जो है पार्शियली हियरिंग लॉस हुई, यानी वहाँ पे फ्लूइड बहुत सारा कलेक्ट हो गया। अब वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर छेद कर देगा, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ये आपको समझ में आएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हुआ तो फ्लूइड का क्या होगा, बाहर डिस्चार्ज होगा। तो जिसको क्या बोलते हैं, अब जैसे डायरिया जो होता है, इन्फेक्शियस फ्लूइड है, वो जीआई ट्रैक्ट से बाहर निकलता है तो उसको डायरिया बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वर्ड है वो ओटालजिया, मैंने आपको बताया था पहले, ओटा जो वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जो ईयर से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा उसको क्या बोल देंगे, ओटोरिया। जैसे डायरिया होता है, जीआई के लिए डायरिया बनाया है, वैसे यहाँ पे ईयर के लिए ओटोरिया बना हुआ वर्ड है, ओटोरिया हो गया। अब क्या होगा, ये तीनों चीज़ें होगी। अब क्या होगा, अब वो जो हियरिंग है वो लॉस हो गई, पार्शियली हियरिंग है वो लॉस हो गई, तो वहाँ पे किस तरह के साउंड आएंगे। कभी आपने एक वर्ड सुना है टिनेटस, जैसे घंटी के जैसी आवाज़, या मतलब टन टन जैसी आवाज़, छोटी मतलब जो होती है ना, हाई पिच की वॉइस होती है, मतलब उस तरह की आवाज़ सुनाई देगी तो उसे बोलते हैं टिनेटस। टिनेटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। ये कोई मतलब इतनी साइलेंस जगह पे कभी जाके देखना जहाँ पे मतलब एक चिड़ी के चहकने की आवाज़ भी ना आए, तो थोड़ी देर बाद में आपके कान के अंदर एक जो हाई पिच की एक लंबी वॉइस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस तरह की वॉइस को जो है वो टिनेटस बोलते हैं, और रिंगिंग साउंड होती है वो डिजीज़ होने पे जो है मोस्टली देखने को मिलती है। टिनेटस हो गया। तो ये साइन एंड सिम्टम आपको समझ में आ गए। अब क्या होता है, इतना तामझाम हो रहा है, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया, ईयर जो है पूरा का पूरा भरा जा चुका है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया, आवाज़ है वो सही तरीके से सुनाई नहीं दे रही, पार्शियली हियरिंग लॉस हो चुका है, और टिनेटस साउंड है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ईयर क्या होगा, खाली थोड़ी है, भरा हुआ है, तो फीलिंग किस चीज़ की आएगी अपने को, फुलनेस ऑफ ईयर। ये भी अपने पास एक साइन एंड सिम्टम मिल गया, फुलनेस ऑफ ईयर। जैसे टिनेटस साउंड आता है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, पार्शियली हियरिंग लॉस हो गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, ओटोरिया हो गया, टिनेटस हो गया, ये 4 साइन एंड सिम्टम इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो आप मसाला है वो पूरा आप कहीं से भी लगा ही सकते हो। अभी आपने लगा के दिखाऊंगा मैं मिर्ची मसाला पूरा इसके अंदर। तो फुलनेस ऑफ ईयर हो गया। अब एक चीज़ और होता है इसके अंदर, साइन सिम्टम में से कभी कभी ये देखने को मिलता है, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड। पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड, जैसे टिनेटस होता है ना, उसी तरह से कुछ उससे मिलते जुलते, कुछ उससे अलग साउंड है वहाँ पे वो सुनाई देते हैं, पॉपिंग एंड क्रैकलिंग साउंड। क्रैकलिंग आप समझ सकते हो, क्रैक क्रैक क्रैक, कुछ कचर कचर जैसी आवाज़ होती है, वो हो गया क्रैकलिंग। पॉपिंग यानी कभी ऊंचा सुनाई दिया, कभी नीचा सुनाई दिया, कभी कम सुनाई दे रहा, कभी सुनाई नहीं दे रहा, गूंगा हो रहा आदमी, बहरा हो रहा है, सॉरी गूंगा नहीं हो रहा, बहरा हो रहा। तो इस तरह के साउंड हो गए वो पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड हो गए। अब भी रही बात, मैंने बोला था ना मिर्ची मसाला लगाएंगे, मिर्ची मसाला क्या लगाएंगे, बंदे को क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो रहा है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो रहा है कि यार मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, डिजीज़ मेरे को ही क्यों हुई, तो उसको हो गया इरिटेबिलिटी। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया तो क्या होगा, हेडेक, पेन। तो वो पेन है वो ओटालजिया है, ध्यान रखना, ओटालजिया।
ये गलत हो गया सर, ये ओटालजी है, ओटालजी होता है, ओटालजी, ओटालजी हो गए। वो पेन है वो ओटालजी है। यहाँ पे जो लिखूंगा वो पेन किसका होगा, हेडेक होगा। बंदे का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, कि बंदे का किसका हो गया, मोस्ट ऑफ ये डिजीज़ है वो बच्चों में देखने को मिलती है। तो बच्चे को इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, क्या हो रहा है ये कान के अंदर, क्या निकल रहा है, बार बार उसको पेन होता है, इरिटेबिलिटी होगी, उसका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, थ्रोट वाले के पास में हो रहा है, एकदम जस्ट थ्रोट के पास में, तो थ्रोट को भी थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, वहाँ पे चिड़चिड़ापन हो रहा है। माइंड के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आती है, ब्रेन के अंदर हेडेक हो रहा है, तो ब्रेन क्या करता है, अलग अलग सेंसेशन देना स्टार्ट कर देता है, यानी नोजिया होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वोमिटिंग। ये मिर्ची मसाला है, ये सब क्या है, मिर्ची मसाला, जितना चाहो उतना लगा दो, बस ऐसा कुछ मत लगा देना जो इसके अंदर ना होता हो। समझ में आ गया। साइन एंड सिम्टम की बात होगी, समझ में आया। इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन होगा, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ। एक चीज़ और भी लिख सकते हो यहाँ पे, साइन एंड सिम्टम में नहीं लिखनी है ये चीज़, बस इतना सा लिख दो आपको समझ में आ जाए। पैथोजन एंट्री, पैथोजन एंट्री हुआ, इन्फ्लामेशन होगा, क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, फीवर हुआ, फीवर किसकी वजह से हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में फीवर होगा। पेन, अब फीवर हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह डैमेज हो रहे हैं, तो वो किस चीज़ को रिलेट करेंगे, पेन। पेन किसका, ओटालजिया, यानी ईयर पेन, बीच में लिख दो ईयर पेन, पूरा समझ में आना चाहिए। ईयर पेन, पार्शियली हियरिंग लॉस, अब ईयर पेन हो रहा है तो सही तरीके से सुनाई देगा क्या, कभी तो कान को बंद करेगा, कभी खोलेगा, सही तरीके से सुनाई नहीं देगा, अरे भाई रुक जा एक बार, बोल मत, मेरे कान दर्द हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पार्शियली हियरिंग लॉस हो रही है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी लॉस हो रही है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, अब फ्लूइड है वो बहुत सारा कलेक्ट हो गया वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होना स्टार्ट हो गया। ये क्रोनिक कंडीशन के अंदर चले जाते हैं आगे, यहाँ तक एक्यूट में था, ये मिर्ची मसाला भी एक्यूट में था, अब जो है वो आगे क्रोनिक में चला गया। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो जाएगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मैंने क्या बताया था आपको, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, अब जो है फ्लूइड बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ओटोरिया, इसको बोलते हैं प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब समझते हो क्या, प्यूरुलेंट का मतलब हो गया वहाँ पे गंदा डिस्चार्ज, मतलब जो ईयर का डिस्चार्ज आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में देखा होगा, मोस्टली सभी ने देखा है, तो उस तरह का वो डिस्चार्ज होता है, उसको प्यूरुलेंट डिस्चार्ज बोलते हैं। धुंधला, टिनिटस, टिनिटस क्या हो गया, रिंगिंग साउंड हो गया। फुलनेस ऑफ ईयर, इतना ताम झाम ईयर के अंदर हो रहा है तो कुछ बड़ा बड़ा तो फील होगा, तो फुलनेस ऑफ ईयर उसको फील होगा। पॉपिंग एंड क्रैकलिंग साउंड, कचर कचर की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ अलग ही आवाज़ आएगी, बोलेगा कुछ सुनाई कुछ देगा, तो इस तरह की आवाज़ होगी, पॉपिंग, ऊंचा नीचा साउंड हो गया। अब ये मिर्ची मसाला है वो आप लगा देना। तो ये बात होगी साइन एंड सिम्टम की। अब इसके बाद में इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं और उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, पहले अपने मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि बिल मोटा बढ़ना चाहिए, तो बिल मोटा बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। हिस्ट्री कलेक्शन, मिर्ची मसाला लगाओ जल्दी से, हिस्ट्री कलेक्शन कर लो उसकी, पेशेंट को लगना चाहिए हाँ मुझे टाइम दे रहे हो, हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मज़े आए हैं तो ज़्यादा पैसे लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करवा लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लो, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लो। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करवा लो, ईयर में पेन है, पेट पे हाथ लगवा लो। अरे ऐसा नहीं होता, फिजिकल एग्जामिनेशन ईयर के अंदर है तो वो साइट या लोकेशन चूज करने की कोशिश करती है, नर्स करती है ये काम। आप नर्सिंग में हो, ये काम करोगे आप, ईयर में पेन है पेट पे हाथ लगाओगे, गलत बात। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अपने को, ईयर का साइट या लोकेशन चूज करनी है कि ईयर के अंदर पेन हो रहा है, बच्चे के यहाँ पे प्रोलेंट डिस्चार्ज है वो निकल रहे हैं, तो अपने को देख के बता सकते हैं कि ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो मेनियस डिजीज हो चाहे वो ओटाइटिस मीडिया हो। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब छोटा मोटा थोड़ा खर्चा अब बना सकते हो आप, खर्चा थोड़ा सा बना दो यार, छोटा मोटा खर्चा बना दो। सीबीसी करवा दो उसकी, सीबीसी करवा दो, ब्लड कल्चर करवा दो, बिल बनाओ, बिल बनाओ, बड़ा बड़ा बिल बनाओ, सीबीसी करवा दो, ब्लड कल्चर करवा दो। अरे बिल नहीं बन रहा, सीबीसी से इन्फेक्शन रेट का पता चलेगा, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रखा, प्लेटलेट्स काउंट तो कहीं डिक्रीज नहीं हो रखा,
वो चीज़ें चेक करेंगे। ब्लड कल्चर किस लिए करवा रहे हैं, इन्फेक्शन का पता कर रहे हैं, किस तरह का इन्फेक्शन उसके अंदर है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस ब्लड के अंदर एंटर हो गया, ब्लड कल्चर इसलिए करवा रहे हैं यहाँ पे। ये बिल बनवा रहे हैं मोटा, कोई बिल मोटा नहीं बन रहा, ये करवाना ज़रूरी है, करवाना पड़ेगा। CBC हो गया, ब्लड कल्चर हो गया। अब थोड़ा बहुत और करवा दो, ईयर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो MRI करवा दो। MRI क्या होता है नहीं पता तो पढ़ लेना, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि अपने इसको पढ़ा सकें। MRI का भी एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। MRI हो गया। अब थोड़ा बहुत ईयर के रिगार्डिंग कर दो, क्योंकि इतना सारा अगर पूरा का पूरा बिल बनाने वाला काम करेंगे तो पेशेंट पिटेगा, पेशेंट के साथ वाले पिटेंगे। पेशेंट तो क्या है, बच्चा है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफली कहाँ पे देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर डिजीज़ देखने को मिलती है। तो पेशेंट पिटेगा नहीं, पेशेंट के साथ वाले पिटेंगे। तो ध्यान रखना, अब इतना मोटा बिल नहीं बनाना। अब अपने कान वाले काम करने चालू कर दो, कान वाले ताम झाम करने चालू कर दो। तो क्या करवाओगे, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा दो। क्या करवा दो, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या होता है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन? ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, ओटो वर्ड किस लिए आ रहा है, ईयर के लिए, स्कोपिक यानी स्कोप डाल दो और चेक कर लो अंदर से कहाँ पे इन्फ्लामेशन है, ये परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो रखा है, कितना ज़्यादा हो रखा है, कहाँ से फ्लूइड आ रहा है, कहीं ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे से, कहीं वो इनर ईयर से तो नहीं आ रहा है फ्लूइड, तो वो चीज़ करवा लो, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, तो बच्चे की क्या कर लो, ऑडियोमेट्री कर लो। ऑडियोमेट्री किस तरह से करोगे, एक तो बोल के कर सकते हो, अगर बच्चा थोड़ा सा एज्ड है, 5-7 साल का है, तब तो उससे पूछ सकते हो कि बच्चा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वो भी एक ऑडियोमेट्री का तरीका होता है। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको जो होता है ना घंटी जैसा बजाते हैं, वो बजा करके उसको चेक कर लेते हैं, तो उसके तरफ मतलब वो सेंसेशन थोड़े दिखाता है, तो इसका मतलब उसको सुनाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है इसका मतलब उसकी हियरिंग है वो लॉस हो चुकी है। तो ऑडियोमेट्री करवा ली, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा लिया। अब क्या करवा लो, टिम्पेनोमेट्री करवा लो। टिम्पेनोमेट्री क्या होता है, टिम्पेनोमेट्री ऐसे बाहर से नहीं हो सकती, अंदर से करवानी पड़ती है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर सेंसेशन है वो सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आगे कितना पहुंचा रही है, तो वो होती है टिम्पेनोमेट्री। ऑडियोमेट्री हो गया, टिम्पेनोमेट्री हो गया। अब आगे बात करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लो, एक बायोप्सी करवा लो, थोड़ा बहुत और बिल बनवा लेते हैं, मन नहीं भरा अभी, इतने से भरा नहीं, ये बीच में कान वाला काम कर लिया, अब ये थोड़ा बहुत बायोप्सी वगैरह करवा लेते हैं। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी ये होता है कि जो अब वो जो फ्लूइड है ना उसके अंदर, जो वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वहाँ का वो फ्लूइड और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कुछ सेल्स वगैरह वहाँ से निकाल लेते हैं और उनका एग्जामिनेशन करते हैं कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये फ्लूइड के अंदर किस किस के फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, ताकि इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। कल्चर करवा लो, कल्चर वाली वही बात, फ्लूइड को निकालेंगे, कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया का पता लगाएंगे। सेंसिटिविटी टेस्ट यानी उसके सेंसेशन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया। तो इतना ताम झाम करवा लो, अगर कुछ और करवाना है तो वो करवा लो। बिल बनाना है अपने को तो मोटा बिल बनाना है, बिल नहीं बनाना होता। ये चीज़ है वो साइन एंड सिम्टम जो है वो आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं ताकि डिजीज़ का इजीली फाइंड आउट हो सके। अगर ये करवाने के दौरान अगर जैसे मान लो ये नहीं करवाते हैं, एक आधा करवा लिया, ऊपर वाले 2 करवा लिए, फिर उसके बाद में डिजीज़ का पता नहीं लगता है कान के डिजीज़ काम कर रहे हैं थ्रोट के ऊपर, थ्रोट की दवाइयाँ दे दी तो डिजीज़ जो है वो सही तरीके से वो ट्रीट नहीं हुई, तो वो फर्दर जाके अपने कोई कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, अपने अंदर ही है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, अपने कोई क्रोनिक कंडीशन के अंदर चली जाती है, अपने को हार्मफुल करती है और डैमेज करती है। तो इससे अच्छा ये है कि इतने सारे एग्जामिनेशन करवाने के बाद में एग्जैक्ट डिजीज़ का पता लग जाता है और उसके एग्जैक्ट है वो डोज या दवाई है वो दे दी जाती है, एग्जैक्ट उसका मैनेजमेंट हो जाता है, तो वो डिजीज़ है वो ईजिली क्योर हो जाती है। या आप अपने लिए होता है, ये जो है बिल बनाने का नहीं होता। ये बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या होता है, इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, तो क्या कर देंगे, बैक्टीरियल हो रखा है तो क्या कर देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। एंटीबायोटिक की एग्जांपल पता है क्या, एंटीबायोटिक ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, अपने नहीं दे सकते, ये लाइन ऊपर लिख लेना, अकॉर्डिंग टू, नर्सिंग में पढ़ रहे हैं पर किसके अकॉर्डिंग टू, फिजिशियन ऑर्डर या
डॉक्टर ऑर्डर, ये लाइन ज़रूर लिखोगे। अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, किस कौन सा मैनेजमेंट है ये? मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल टाइप का है। अपने तो अंदर तो बना लिया हॉस्पिटल का बिल, बाहर मेडिकल वाला भी तो बैठा है, उसका भी तो बिल बनवाएंगे। तो एंटीबायोटिक ड्रग लिख दी। दूसरा वहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या कर देंगे? इन्फ्लामेशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? एंटीबायोटिक ड्रग होगी। अगर वहाँ पे कोई फंगल वगैरह होता है ना, तो एंटी फंगल एंटीवायरल वो भी दे सकते हैं। एक एंटीबायोटिक लिख लिया अपने। दूसरा होता है इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी दे दो, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दो। कौन सी ड्रग्स दोगे एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ वो लिख लेना। 2 टाइप की होती है, एक तो एनसेड्स दे दो। एनसेड्स क्या होती है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। समझ में आ गया? एक एनसेड्स दे दो, एक एंटी हिस्टामिनिक दे दो। एंटी हिस्टामिनिक कौन सी होती है? कौन सी होती है, किसी को याद है? एंटी हिस्टामिनिक याद नहीं है तो लिख लेना, देख के लिख लेना, यहाँ पे लिखवा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती है, कोई सा डॉक्टर कौन सी दे रहा है, कोई सा कौन सी दे रहा है। एक एक एग्जाम्पल लिख लेना इनके आगे, एग्जाम में जब लिख के आओ तब एक एक लिख लेना। तीसरी कौन सी हो गई? अब उसको क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक इन्फ्लामेशन के लिए दे दी, इन्फेक्शन के लिए दे दी, इन्फ्लामेटरी दे दी। एक आती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको याद कर लेना। ये ड्रग है वो ईयर के अंदर है, जब मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है या इनर ईयर इन्फेक्शन होता है तो ये तो देते ही देते हैं। ट्रिम्फेथोप्रिन। अब होती क्या है मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने फार्मा नहीं कर रखी। ट्रिम्फेथोप्रिन ये एक ड्रग होती है, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती है आगे, एग्जाम्पल इनके भी होते हैं। ट्रिम्फेथोप्रिन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। फीवर हो रहा है, एनाल्जेसिक्स दे दो। एनाल्जेसिक्स नहीं होती, एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स भी दे दो। फीवर हो रहा है ना, पेन भी हो रहा है, कौन कौन सी दे दी? एनाल्जेसिक पेन के लिए दे दी, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए दे दी। हो गया, ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। इतनी दवाइयाँ देते हैं इसके अंदर और कुछ भी ज़्यादा नहीं देते। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। MSN क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से बिल बनाना स्टार्ट किया, मेडिकल में मेडिकल वाले का बनवा दिया। अब सर्जिकल हॉस्पिटल वापस सर्जरी करके भी बिल बनाएगा अगर क्या होती है डिजीज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है या क्रोनिक हो जाती है। तो कौन कौन सी सर्जरीज है वो इसके अंदर कर सकते हैं? तो पहली एक सर्जरी का नाम है मायरेंजियोटोमी। मायरेंजियोटोमी, ये वर्ड थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मेरे को क्लियर याद नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा गलत भी लिख सकता हूँ। तो आप चेक कर लेना एक बार, इसको गूगल कर लेना, इसको डीप में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मायरेंजियोटोमी क्या होता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके अंदर कट लगाते हैं। किस लिए? फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। वहाँ से वो फ्लूइड है वो पूरा का पूरा एक साथ बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए होता है मायरेंजियोटोमी। आपको समझ में आ गया होगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनको एक बार शॉर्ट बता देता हूँ आपको। दूसरी डिजीज होती है टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोटोमी। वही बात, मायरेंजियोटोमी के अंदर क्या था? कट लगा रहे थे। वही बात, टिम्पेनोटोमी और वो जो ऊपर जो मायरेंजियोटोमी थी उसमें क्या कर रहे थे? कट लगा रहे थे। कट लगा के क्या कर रहे थे? ड्रेन आउट कर रहे थे फ्लूइड को। अब टिम्पेनोटोमी के अंदर क्या करेंगे? टिम्पेनोटोमी के अंदर एक होल करेंगे, उसके थ्रू एक कैमरा अंदर इंसर्ट करेंगे। कैमरा ने क्या बोला था? ओटोस्कोप करवाया था ना मैंने अभी, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो वो ओटोस्कोप अंदर एंटर करेंगे और ओसिकल्स को देखेंगे। ओसिकल्स क्या होते हैं? ओसिकल्स जो वो 3 बोन बताइए ना, मेलियस, इनकस, टेपिज, उन तीनों बोन को ओसिकल्स बोलते हैं। जो ईयर की तीनों बोन है उनको ओसिकल्स बोलते हैं। उन ओसिकल्स का एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई सी वो तो ख़राब नहीं हो गई है, क्योंकि बिल क्या करना है? मोटा बनाना है, नहीं रे वो चेक करना है। क्यों वो चेक क्यों करना है? हियरिंग लॉस तो नहीं हो गई है कहीं। अगर वो ख़राब हो गई है तो परमानेंट हियरिंग है वो लॉस हो सकती है। बिल का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, याद मत रखना ही, ठीक है। तो ये होगी। तीसरी चीज़ क्या करवाएंगे? टिम्पेनोटोमी करवा दी, छेद तो कर दिया, अब इसको वापस रिकवर तो करो, छेद का छेद तो थोड़ी छोड़ोगे, तो यहाँ पे जो है वो टिम्पेनोप्लास्टी भी करवा देंगे।
टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोटोमी का मतलब क्या होता है? छेद करना, इंसिजन करना। एक वर्ड होता है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब क्या होता है? कट कर देना, रिमूव कर देना। टोमी का छेद करना। मारेंजियोटोमी उसमें भी क्या है? कट लगा रहे हैं, इंसिजन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक्टोमी का मतलब होता है कट लगा करके कोई चीज़ है उसको साइड में ही कर देना, पूरा ही हटा देना, बाहर ही निकाल देना, अंदर छोड़ना ही नहीं। टिम्पेनोप्लास्टी होता है, अब वो जो वहाँ पे वो जैसे मान लो ये होल किया था तो इस होल को वापस सील दो, उसको क्या कर दो? वापस रिकवर कर दो। टिम्पेनोप्लास्टी हो गया। एक इसके अंदर और होती है, फोर्थ वन। अगर इस टाइम पे ये चीज़ें खराब हुई हुई मिल जाए तो उसको बोलते हैं ओसिक्लोप्लास्टी। क्या कर रहे हैं ओसिक्लोप्लास्टी के अंदर? रिकवर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं वापस। ये ओसिक्लोप्लास्टी अभी समझ में आया ना? यहाँ पे ये ओसिक्लोप्लास्टी हो गया, और ये जो है वो होल कर रहे हैं वो हो गया, और ये जो है वो कट लगा रहे हैं वो हो गया। इस दौरान होल करके जब एग्जामिनेशन कर रहे थे उस टाइम पे ये मिस अगर ख़राब हो रखी है, मिस यानी मेलियस इनकस स्टेपिस अगर ख़राब हो रखी है तो उस टाइम पे अपने को ये सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ओसिक्लोप्लास्टी। ओसिक्लोप्लास्टी क्या करती है? ये तीनों जो मेलियस इनकस स्टेपिस है इनको वापस रिकवर करते हैं, सही करते हैं, या आर्टिफिशियल इनके अंदर जो इनिंग करते हैं वो चीज़ें होती है। तो आपको तीनों समझ में आ गई। मायरेंजियोटोमी कट लगा के डिस्चार्ज को बाहर निकालना। टिम्पेनोटोमी जो होता है वो एग्जामिनेशन करना ओसिकल्स का, और टिम्पेनोप्लास्टी जो होता है उस छेद को वापस बंद कर देना। ओसिक्लोप्लास्टी होता है अगर वो बोन ख़राब है, इस दौरान इस एग्जामिनेशन के दौरान वो ख़राब पाई गई तो वो ये करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन बोन को वापस सही करना पड़ता है, वरना वहाँ पे क्या हो सकता है? परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब अपने सर्जिकल मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने आगे नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्स का क्या क्या रोल बनता है उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए? तो फर्स्ट वन क्या करेगी? असेस द पेशेंट। असेस द पेशेंट। क्या क्या असेस करेगी पेशेंट के अंदर? उसके साइन एंड सिम्टम को असेस कर लेगी, उसकी प्रॉब्लम को असेस कर लेगी, और उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन वो वगैरह वो कर रही थी ना, वो काम भी जो है असेस द पेशेंट के अंदर ही आते हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट को क्या हो गया? अब पता लग गया डिजीज़ वगैरह, डायग्नोसिस वगैरह हो गया, तो पेशेंट को क्या करवाना है? कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। क्या प्रोवाइड करवाना है? कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को है डिजीज़ हो रखी है, बच्चा बीमार हो रखा है और बच्चे को कहीं पे भी लेटा रखा है, बाहर स्ट्रेचर पे पड़ा है, ये तो नहीं होगा ना। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एक रूम के अंदर लेके जाएंगे, एक वार्ड के अंदर एक पर्टिकुलर बेड देंगे, वहाँ पे उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो गया। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आ गया? उसको कंफर्टेबल रूम मिल गया, उसके अंदर लाइटिंग व्यवस्था है, उसके अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा है, उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है, और उसका क्या है? उसको एक बेटर पोजीशन है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, ताकि पेशेंट है या बच्चा जो है जिसको बीमारी हो रखी है उसको प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन शक्कर ना हो। तीसरी चीज़ क्या होती है? वाइटल साइन। अपना मेन उद्देश्य, वाइटल साइन, बच्चे का वाइटल साइन बार बार लेते रहना है कि कहीं फीवर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी रेस्पिरेशन रेट सही है कि नहीं है, उसकी जो है हार्ट बीट वगैरह वो हार्ट रेट है वो पल्स वगैरह वो सही है कि नहीं है, और जो है बीपी है वो भी मॉनिटर करते रहना है। तो वाइटल साइन हो गया अपना मेन उद्देश्य। चौथी चीज़ क्या होगी? अब जो उतना सारा वो तामझाम करके वो ड्रग्स दी थी, वो ड्रग कब देंगे? अब दे दो वो ड्रग्स, एडमिनिस्टर ड्रग्स एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जो भी है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। एडमिनिस्टर ड्रग्स, वो ड्रग्स है वो डॉक्टर ने बता रखा है और उसका एक शेड्यूल बना रखा है, तो उस शेड्यूल के अनुसार है वो ड्रग्स है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाते रहना है। नर्स का काम ये हो गया। पांचवी चीज़ क्या हो गया? पहले डॉक्टर ने जब वो ट्रीटमेंट किया तब तो उसको क्लियर कर दिया, अब उसके बाद में ये तो एनी ड्रग्स देते ही पहले दिन ही है वो डिस्चार्ज है वो बंद हो जाएंगे, तो डिस्चार्ज बंद नहीं होंगे तो आगे भी नर्स को है वो डिस्चार्ज है वो क्लियर करने हैं, तो क्या करना होगा? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। एंटीसेप्टिक बाथ टू क्लियर ईयर। एंटीसेप्टिक बाथ किसको? कान को धोना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से
कान को है वो, ईयर को है वो क्लियर करता रहना है, उसको क्या है बात देते रहना है। बात यानी ईयर को ओनली, पूरे बच्चे को नहीं नहलाना है एंटीसेप्टिक से, बात है वो ईयर को देनी है ओनली। 6th नंबर अपने क्या कर सकते हैं, अब उसके साथ में पेरेंट्स आए हुए हैं, छोटा मोटा ही लिखवा रहा हूँ, एकदम पूरा डीप वाला नहीं लिखवा रहा, इजी लिखवा रहा हूँ, जो सब डिजीज़ के अंदर नॉर्मली आप लिख सकते हो, ईयर की जितनी भी डिजीज़ होती है। कंफर्टेबल पोजीशन दे रहे हैं तो वो चीज़ें आप आगे उसके हिसाब से, ये मेन पॉइंट है, इसके हिसाब से आपने खुद निकाल सकते हो। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मैंने बताया, तो उसके अंदर कंफर्टेबल पोजीशन है वो ओटाइटिस मीडिया अगर राइट के अंदर हो रखा है तो उसको नीचे करके सुलाएंगे, ताकि जो है फ्लूइड है वो, उसका प्रेशर है वो ईयर पे ना पड़े और फ्लूइड है वो बाहर निकलता रहे। और 6 नंबर क्या हो सकता है, उसके साथ में उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उनको टेंशन हो रही है कि अब हमारा बच्चा सही होगा कि नहीं होगा, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस किस को, एक तो पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, एक बच्चे को कि लल्ला तू ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 7वीं चीज़ क्या होती है, उनको बोल दो फॉलो अप केयर। फॉलो अप केयर, अरे जब से अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया तब से क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं हॉस्पिटल का। फॉलो अप केयर, दोबारा दिखाने के लिए आना, 2 दिन एडमिट रखा, जब लास्ट में जा रहा था, जब लास्ट के अंदर, तब क्या बोल दिया, 7 दिन बाद दोबारा दिखाने के लिए आना। क्यों, बिल में थोड़ी कमी रह गई है और बनाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता, वो इन्फेक्शन को चेक करने के लिए बुलाएंगे, उसको दोबारा ट्रीटमेंट चेक करने के लिए बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि 6 वीक तक वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रहता है, उसके बाद में वो ओटाइटिस मीडिया रिपीटेडली अगर दोबारा हो जाए तो क्रोनिक कंडीशन है वो लीड कर सकते हैं। तो 6 वीक के बाद उनको दोबारा बुलाया जाता है, फिर उनका एग्जामिनेशन किया जाता है कि अब वो डिजीज़ है वो क्योर हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि ये ड्रग्स लेने के बाद में साइन एंड सिम्टम वो दब जाते हैं, पर वो इन्फेक्शन नहीं दबता, वो इन्फेक्शन वहीं प्रेजेंट रहता है, दोबारा वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन शक्कर करता है वो। तो ये फॉलोअप केयर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इनके नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेना कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ओटाइटिस मीडिया के बाद में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो रखे हैं, या इसकी वजह से आगे फर्दर कौन से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये टॉपिक ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी है वो पढ़ने में ईजी हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।